हेलो दोस्तों, मैं रोहित मंडान आपका स्वागत करता हूं ऑल अबाउट सीरीज में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस ऑल अबाउट सीरीज में अबाउट द रिन्यूएबल एनर्जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिन्यूएबल एनर्जी का। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके यूपीएससी एज वेल एज पीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो यहीं से आएंगे। इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। तो रिन्यूएबल एनर्जी में पूरा जो सिलेबस है, पूरा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है स्पेशली, वो सब यहाँ पर पूरे हमने कवर किए हुए हैं। तो आज हम यहाँ पर इसके लिए स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तो हम करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी से कि रिन्यूएबल एनर्जी होती क्या है। अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हो तो रिन्यूएबल एनर्जी होती क्या है। वो एनर्जी जो हमेशा रिन्यू होती रहे, मतलब जो अपने आप नेचुरली नेचुरली रिन्यू होती रही। नेचुरली रिन्यू होने का मतलब क्या है कि जिसका जो प्रोसेस है, गोड जिसे हम बोलते हैं, नेचर जिसे हम बोलते हैं, मतलब वो जैसे हम सन एनर्जी की बात करते हैं, विंड एनर्जी की हम बात करते हैं, ठीक है, हम इस तरीके की जो एनर्जी की हम बात करें, मतलब ये कभी भी खत्म नहीं हो सकती। दैट इज दे आर वर्चुअली इन एग्जॉस्टिबल। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है कि दे आर वर्चुअली इन एग्जॉस्टिबल। दैट मीन्स वो कभी खत्म नहीं हो सकती। तो दैट मीन्स वो क्या है, उसकी जो सप्लाई है, अगर हम सप्लाई की यहाँ पे बात करें तो सप्लाई है यहाँ पे, कांस्टेंट सप्लाई यहाँ पे है। तो दैट मीन्स जो सोर्स है, सोर्स उसका कभी भी वो कभी भी खत्म नहीं हो सकता। ओके, तो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस द कंसेप्ट ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी। नाउ हम चलते हैं सेकंड स्लाइड पे। तो अगर हम यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं कि व्हाट इज स्पेशली रिन्यूएबल एनर्जी, तो रिन्यूएबल एनर्जी क्या है, जो नेचुरली एकरिंग है। ओके, तो नेचुरली एकरिंग मतलब जो नेचुरल प्रोसेस से एकर है और वो कंटिन्यूअसली उसकी सप्लाई है। जैसे आप बात करते हैं यहाँ पे सोलर एनर्जी की बात करें, तो अगर हम सोलर एनर्जी की बात करें तो दिन हर दिन डे होता है, और डे में क्या है, सनलाइट आती है, सन रेडिएशंस है, तो उस रेडिएशंस का यूज करके, जो फोटॉन्स है उसका यूज करके हम उसको इलेक्ट्रिसिटी या अदर हीट जनरेशन में हम इसको यूज कर सकते हैं। विंड में हम जैसे विंड टर्बाइन, विंड फार्म्स, विंड मिल के थ्रू हम एनर्जी वो कर सकते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जैसे वाटर का अगर हम यूज करें तो वाटर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, जो टर्बाइन को मूव करते हैं, तो दैट इट कैन ओनली बी use water can only be used in the production of the energy. Okay, like geothermal energy, the heat of the water, we can use biomass energy, okay, and marine energy. So these are the some examples of the renewable energy. Now let's took the what is the difference between the green, clean and renewable energy. And most of the students are confused here. What is the confusion there? If we talk about the green, if we talk about the green energy, if we talk about the clean energy, and if we talk about the रिन्यूएबल एनर्जी, आपको ऐसा लगता होगा कि तीनों के तीनों जो टॉपिक है, तीनों के तीनों जो कंसेप्ट है, वो कहीं ना कहीं हम स्टूडेंट्स इंटरचेंजेबली यूज उसको करते हैं, बट देयर इज सम माइनर डिफरेंस। ओके, तो वी हैव टू रिकॉग्नाइज दैट डिफरेंस। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इज दैट कि अगर इफ टॉक अबाउट द रिन्यूएबल एनर्जी एंड अनलिमिटेड सोर्स ऑफ द पावर, तो रिन्यूएबल एनर्जी अनलिमिटेड सोर्स। So here we are not talking about the energy either can be green or clean. But if we talk about the green energy, like what we have greatest environmental benefit. That means which does not have the greenhouse gas emissions or other pollutants, other pollutants. Okay. क्लीन एनर्जी मीन्स जीरो एमिशन की जब हम बात करते हैं, जब हम जीरो एमिशन की बात करते हैं, ठीक है, बट नॉट ऑलवेज रिन्यूएबल। लाइक जैसे हम न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें, न्यूक्लियर एनर्जी में भी जीरो एमिशंस माना जाता है, बट वो ऑलवेज तो रिन्यूएबल नहीं है। तो देयर इज सम माइनर डिफरेंसेस देयर। ओके, फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट द कन्वेंशनल पावर लाइक कोल, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द कोल, कोल को आप देखोगे तो कोल क्या है, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है। ओके, क्योंकि यहाँ से क्या है, इसको कन्वेंशनल वे में यूज किया जाता है और देयर इज अ लॉट ऑफ आप देखोगे इसमें से पोल्यूशन रिलीज हो रहा है। बट न्यूक्लियर इज कन्वेंशनल, बट
ऐसा नहीं है वहाँ पे नेचुरल गैस का हम यूज करें, ऑयल का यूज करें, बट जब हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, जैसे हाइड्रो पावर है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, अगर हम म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट की बात करते हैं तो मोर बेनिफिशियल है, बट ऐसा नहीं है कि म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट से गैस रिलीज नहीं होगी, तो देर इज सम पोल्यूशन। बट जब ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो ये नेचुरल है, जैसे विंड है, सोलर है, बायोमास है, ठीक है, जियोथर्मल, बायोगैस, लो इम्पैक्ट, दीज आर दी मोस्ट बेनिफिशियल। नाउ व्हाट आर द मेजर टाइप ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज? अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज की बात करें, ठीक है, तो व्हाट आर द मेजर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज? रिन्यूएबल एनर्जी अगर हम सोर्सेज की बात करते हैं तो दे आर, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं। जैसे स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इसमें हम इंक्लूड करते हैं, इसमें हम विंड एनर्जी को इसमें हम इंक्लूड करेंगे, सोलर एनर्जी को हम इसमें इंक्लूड करेंगे, बायोमास एनर्जी को इसमें इंक्लूड किया जाता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट एनर्जी जो होती है उसको भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं, क्योंकि उसके जो सोर्स है, पॉपुलेशन जब तक रहेगी तब तक अर्बन एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट रिलीज होगा, उससे जो एनर्जी आएगी उसको भी हम रिन्यूएबल एनर्जी में यूज करते हैं, बायोमास एनर्जी को भी हम उसमें ही include करते हैं। दे आर सम फेमस एग्जाम्पल। नाउ chronology of the country in renewable energy production, if we talk about the renewable energy production कंट्री वाइज, तो जैसे हमने देखा कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का अगर कंट्री वाइज प्रोडक्शन हम देखते हैं तो दिस इज चाइना। चाइना जो है वो नंबर वन पे बना हुआ है, चाइना नंबर वन पे बना हुआ है। उसके बाद नंबर आता है यूएसए का, फिर आता है ब्राजील, देन आता है हमारे इंडिया का नंबर। अगर हम इंडिया की बात करें तो टोटल 138 गीगावाट अभी हमारी वो है। बट हमारा जो ये जो प्लान है रिन्यूएबल एनर्जी का, ये हमारा नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज जो हमने आईएनडीसीज दिए हैं, आईएनडीसीज में इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, तो वी हैव अडोप्टेड सम पॉलिसीज। ओके, तो हमने जो हमारा जो टारगेट है यहाँ पे अकेले 100 गीगावाट का सोलर एनर्जी का हमारा टारगेट है। ओके, तो दिस इज हाउ वी हैव टू, तो सबसे ज्यादा जो रिन्यूएबल एनर्जी की प्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो ये है ना। वो हम देखते हैं अब रिन्यूएबल एनर्जी स्टेटस जो हमने वर्ल्ड वाइड देखा ही है कि क्या स्टेटस है, क्रोनोलॉजी है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन की। तो अगर हम स्टेटस की बात करें सबसे ज्यादा, तो आप देखोगे अगर अभी 2010 की हम बात करें, 2021 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, आप इसमें देखोगे जो सबसे ज्यादा एनर्जी आपको यहाँ पे मिलेगा वो मिलेगा किसका? कोल, है ना। तो आप देखो कोल, ठीक है, तो आप इसमें कोल को सबसे ज्यादा एनर्जी आप इसमें पाओगे, इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी आपकी कोल की है। बट सबसे उसके बाद आता है, देखो 20%, है ना, 28%, और ये माना जाता है कि 2030 तक ये 43% जाने का अनुमान है कि रिन्यूएबल, तो रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, ठीक है। बट न्यूक्लियर एनर्जी का कंट्रीब्यूशन अभी जैसे 13% है वर्ल्ड वाइड, ये आने वाले समय में इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ नहीं रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियर एनर्जी स्टेगनेट है, जबकि जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। तो यहाँ पे जैसे कल कोल अनएबिटेड है, नेचुरल गैस है और अदर है, इनका अगर टोटल मिलाए तो ये 67 के करीब है। बट 2030 तक ये अनुमान है कि ये 47% इसका जाएगा। दैट मीन्स बाय 2030 इट इज एस्टिमेटेड दैट कि देयर इज अराउंड 40 to 45 to 50% they will be renewable energy productions worldwide. So this is how we are going to combat our climate crisis. Now, renewable generation capacity by energy sources. If you talk about the, as per the International Renewable Energy Agency, it is the international agency, okay, which has a sole responsibility for the renewable energy generations in their technological distributions, in identifying the sources of the renewable energy, okay, in financing the developing countries, okay, in developing technology also. Okay, so at the end of the 2021, global renewable energy generation capacity amounted to 3064, means around 3000 gigawatt. So what is the estimations? The estimation is around 3064 gigawatt, और इंडिया में कितना है? Around 138 gigawatt. तो here we can also estimate कि कितना इंडिया में कितना भी प्रोडक्शन है। Now
लुक एट दिस, ये चार्ट है हमारा, ठीक है। और इस चार्ट में हम क्या देख सकते हैं, इस चार्ट में हम देख सकते हैं कि जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है हमारे, ठीक है, उस रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में किसका कितना कंट्रीब्यूशन है। तो दीज आर दी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। अगर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात करोगे तो 40% हमारा हाइड्रो का होगा। इसमें स्मॉल और लार्ज स्केल भी आते हैं, बट लार्ज स्केल हाइड्रो प्रोजेक्ट को रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन में हम नहीं रखते हैं। कई बार अगर हम बाई डेफिनेशन की बात करें तो देयर इज सम डिफरेंशिएशन ओवर देयर, ओके। बट 28% इज सोलर, 28% सोलर, एंड विंड कितना है हमारा, विंड है हमारा 20। तो विंड एंड सोलर लगभग लगभग दोनों सेम है, 28 और 27% के करीब। और 5% अदर आएगा जिसमें न्यूक्लियर एनर्जी, बायोमास एनर्जी और अदर टाइप ऑफ दी वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस। तो दिस इज दी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स जनरेशन बाय कैपेसिटी। नाउ रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी ग्रोथ की अगर हम बात करें तो रिन्यूएबल जनरेशन कैपेसिटी की जो ग्रोथ है इंक्रीज बाय अराउंड 9%, ओके। अगर हम 2021 की बात करें तो इट इंक्रीज बाय 9%, ओके। सोलर एनर्जी कंटिन्यू टू लूड कैपेसिटी एक्सपेंशन विद एन इंक्रीज। अगर हम 19% की बात करें तो सबसे ज्यादा एक्सपेंशन किस में हुआ, सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी में ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ज्यादा फाइनेंस, क्योंकि थोड़ा सा आइडेंटिफाइड एनर्जी है और इसमें बड़ा टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से डेवलप भी हो रही है, तो सबसे ज्यादा इसमें ही ग्रोथ हो रही है। रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी ग्रोथ, तो अराउंड in 2016, if you talk about the 2016, in 2016 में you noticed here the contributions of the hydropower, बट सोलर का बहुत कम है। आप देखोगे सोलर का कम है, सोलर से ज्यादा विंड का कंट्रीब्यूशन था। बट इन पॉइंट ऑफ टाइम आप देखोगे कि किस तरीके से वाटर लगातार कांस्टेंट बना हुआ है, बट सोलर का पावर और विंड का बढ़ा हुआ, और विंड, सोलर ने जो है विंड को पीछे छोड़ दिया। ये 28% है और ये 27% है, रिमेनिंग इज दी 5% है, ओके। तो अगर कैपेसिटी एडेड की बात करें कि 2021 में सबसे ज्यादा सोलर फिर विंड, ओके। तो दिस इज हाउ दे वर जनरेटेड। नाउ सोलर एनर्जी की हम बात करते हैं, सोलर एनर्जी, क्योंकि हम क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी में सबसे पहले हम बात करेंगे सोलर एनर्जी की। जब हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं तो सोलर एनर्जी से हम क्या क्या बना सकते हैं। सोलर फोटो वोल्टेक्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी, पैसिव सोलर, ये हम इलेक्ट्रिसिटी बनाने में काम कर सकते हैं। पैसिव सोलर डिजाइन फॉर स्पेस हीटिंग एंड कूलिंग के लिए हम यूज करते हैं। सोलर वाटर हीटिंग, तो हम इसको हीटिंग पर्पज से एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन पर्पज से यूज करते हैं। तो हम इसको देखेंगे कि ये वर्क कैसे करता है, बिकॉज इट इज वेरी मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस। तो टॉप 10 सोलर कंट्रीज की सबसे पहले बात करते हैं। अगर हम टॉप 10 सोलर कंट्रीज की बात करें तो सबसे ऊपर की जो कंट्रीज है वो चाइना है। तो चाइना सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जो है चाइना ने किया है, उसके बाद यूएस है, ठीक है, फिर जापान, फिर इंडिया। और जो इंडिया की बात करते हो, क्योंकि इंडिया की कैपेसिटी अभी 39 गीगावाट है इन सोलर कैपेसिटी में, ओके। इंडिया यहाँ पे है, इंडिया इज ऑन दी 4th पोजिशन, ओके। इंडिया कौन से पोजीशन पे, इंडिया इज ऑन दी 4th पोजीशन, सबसे ऊपर चाइना है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये सोर्स लिया गया है इंडिया इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एनर्जी जो उनकी स्टैटिस्टिक्स है 2021 की, ओके। और इफ यू टॉक अबाउट द इंडिया, इंडिया की जो पर कैपिटा है, वाट पर कैपिटा, वो भी अभी कम है, 32 ही है। तो ये हमें बहुत बढ़ानी होगी, ठीक है, क्योंकि अभी हम सोलर एनर्जी को इतना यूज नहीं कर रहे हैं, दैट मीन तो हमारी पर कैपिटा कम है। पड़े ही हम चौथे नंबर पे है 39 गीगावाट के। अगर इटली की बात करें 22 गीगावाट की, बट देयर पर कैपिटा सोलर एनर्जी जो यूज है वो बहुत ज्यादा है, 345 दे वर यूजिंग, ओके। नाउ सोलर फोटोवोल्टेक टेक्नोलॉजी बेसिक, हम इसको थोड़ा सा जानेंगे। अगर आप सोलर फोटोवोल्टिक का बेसिक जानना चाहते हो तो ये काम करता है रेडिएशन एनर्जी पे, दैट मीन्स फोटोन पे। तो क्या होता है, अगर कोई सोलर प्लेट है और सोलर प्लेट पे फोटोन जब आएंगे तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट खोज करते हैं, ओके। और बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन मूवमेंट है, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट की वजह से क्या होता है, फोटोन क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स वोल्टेज क्रिएट करते हैं।
और इसी को हम क्या बोलते हैं, फोटोवोल्टिक इफेक्ट भी बोलते हैं। तो जो फोटोवोल्टिक्स है ऑफन सॉर्टेड एज पीवी, इसको हम पीवी भी बोलते हैं। तो गेट इट्स नेम फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ द लाइट, फोटॉन्स एंड इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज, मींस फोटोन और वोल्टेज का ये, इसलिए हम इसको फोटोवोल्टिक भी कहते हैं। तो डायरेक्टली ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। नाउ डिफरेंट पीवी टेक्नोलॉजी, तो देर आर, वो मटेरियल्स के ऊपर है, जैसे सिलिकॉन सोलर सेल की हम बात करते हैं, थिन फिल्म सोलर सेल की बात करते हैं, ठीक है। थर्ड फिफ्थ सोलर सेल की बात करते हैं, ये केमिकल एलिमेंट्स हैं जो कि थर्ड और फोर्थ, जो थर्ड और फिफ्थ से लेकर के जो एलिमेंट्स हैं वहां से यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट जनरेशन सोलर सेल की हम बात करते हैं। ओके, तो दीज आर दी इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी। हाउ डज फोटोवोल्टिक सेल वर्क, जो फोटोवोल्टिक सेल है वो काम कैसे करती है? अगर आप फोटोवोल्टिक सेल की बात करते हैं तो इज मेड ऑफ दी सेमीकंडक्टर मटेरियल। तो ये जो सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं, इनका इसमें यूज होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल का, दैट एब्जॉर्ब द फोटॉन्स एमिटेड बाय द सन एंड जनरेट ए फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे ही मान लीजिए इस पे आया ऊपर फोटोन, अगर इस पे पड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट एक जनरेट हो जाती है, और उस इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से क्या होता है, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। ओके, तो दिस इज हाउ फोटोवोल्टिक जो इफेक्ट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। नाउ हाउ ए फोटोवोल्टिक सेल वर्क, अगर आप फोटोवोल्टिक सेल वर्क को देखना चाहते हो तो ये डायग्राम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा उसको समझना। तो इस डायग्राम को हम कैसे समझेंगे, आपने ट्वेल्थ में और या फिर कभी आपने अगर बीटेक की होगी या फिर इधर जो साइंस वाले सब बच्चे होंगे वो अच्छे से समझ पाएंगे इसको, कि पीएन जंक्शन जिसने सुना होगा, पीएन, ओके। तो क्या होता है कि इसमें सिलिकॉन डोप, हम फॉस्फोरस से उसको डोपिंग करते हैं, एंड एक सिलिकॉन डोप है, बोरोन से हम डोपिंग करते हैं। तो ये एन है क्योंकि निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये इसका जो जंक्शन होगा उसको पीएन जंक्शन हम बोलेंगे, ठीक है, इसको हम बोलेंगे पीएन जंक्शन। ओके, यहाँ पे हमने सिलिकॉन डोपिंग सिलिकॉन यूज किया, डॉप सिलिकॉन, यहाँ पे बोरोन के साथ किया तो ये पॉजिटिव हो गया, ये हमने निगेटिव, तो ये हमारी निगेटिव प्लेट है, ये हमारी पॉजिटिव प्लेट्स है। ओके, अब निगेटिव प्लेट्स और पॉजिटिव प्लेट्स पे क्या होंगे, फोटोन्स रिलीज ऑन द इलेक्ट्रॉन ना। तो जैसे ही फोटोन पड़ा, फोटोन होगा वहां पे, फोटोन इज रिफ्लेक्टेड एंड लॉस्ट हो जाएगा, बट फोटोन कई बार एब्जॉर्ब होगा, और जैसे ही फोटोन एब्जॉर्ब होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, और रिलीज इलेक्ट्रॉन जैसे ही सर्किट में मूव करेगा तो वो क्या करेगा, करंट को रिलीज करेगा फिर। नाउ फोटोवोल्टिक सेल इफिशिएंसी, व्हाट इज अ पीवी सेल इफिशिएंसी? अगर हम पीवी सेल इफिशिएंसी की बात करते हैं तो रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर प्रोड्यूस बाय द सेल टू द अमाउंट ऑफ द सनलाइट इट रिसीव, मींस कितना सनलाइट ये रिसीव कर रही है और उसके रेशियो में कितना इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट कर रही है, कितनी इलेक्ट्रिकल पावर ये जनरेट कर रही है, दैट मीन द इफिशिएंसी ऑफ द पीवी सेल। एंड इट इज आई विल रादर से इट इज डिपेंड अपॉन द टेक्नोलॉजी यू यूज। ओके, क्योंकि मटेरियल आपने जो यूज किया है सेल में वो उसकी डिपेंड करता है कि उसकी एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कितनी है। द मटेरियल, जितना मटेरियल एब्जॉर्ब करेगा, जितना इट विल बी, इफ इट इज हाईली एब्जॉर्बेबल, दैट मीन्स इट हैज एन हाई efficiency. Now, solar energy potential of India. If we talk about the solar energy potential of India, National Institute of the Solar Energy. Okay, this is the institute in India which has the responsibility of the solar energy in productions of the technology. Okay, efficiency in the technology, spread of the technology. Okay, the National Institute of the Solar Energy has assessed the country's solar potential of about around 748 gigawatt. तो अगर आप टेक्नोलॉजी की बात करते हो तो टोटल पोटेंशियल हमारा कितना है, 748 गीगावाट है, और अज्यूमिंग द 3% ऑफ द वेस्ट लैंड एरिया टू बी कवर्ड बाय सोलर पीवी मॉड्यूल्स। तो हमारे पास पोटेंशियल है, बट इस पोटेंशियल का हमने कितना यूज किया अभी, 39 गीगावाट। तो मतलब हमारा जो गैप है, पोटेंशियल गैप हमारा, वो हमारा बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब हमें अभी बहुत फंडिंग की हमें बहुत जरूरत है यहाँ पे। तो वी नीड मोर फंडिंग इन दिस सेक्टर।
तो हम ये देख सकते हैं सोलर पोटेंशियल इंडिया का हम देखा, तो सोलर पोटेंशियल इंडिया का कितना है, कितना वोट है, 748 गीगावाट। ओके, तो ये अगर हम नेशनल इंस्टीट्यूट सोलर एनर्जी की बात करते हैं, उसने चार्ट यहाँ पे डायग्राम पूरा बनाया हुआ है इंडिया का, कहाँ पे कितना सोलर पोटेंशियल है। ओके, तो आप देखोगे पूरा जो राजस्थान मध्य प्रदेश वाला रीजन है बहुत सोलर पोटेंशियल रीजन है, जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन भी है ना मोर सोलर पोटेंशियल। ओके, तो साउथ में क्यों नहीं सोलर पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे फॉरेस्ट कवरेज ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ का सोलर पोटेंशियल नहीं है, क्योंकि सोलर पोटेंशियल को जगह के हिसाब से भी देखा जाता है। क्योंकि फॉरेस्ट ज्यादा है ना, आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट में भी नहीं है सोलर पोटेंशियल, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया कवरिंग करा हुआ है, तो आपको नहीं मिलेगा। थोड़ा सा आंध्र प्रदेश के कोस्टल रीजन में आपको ज्यादा मिलेगा, केरला में डेंस फॉरेस्ट है तो इसलिए यहाँ पे तो बहुत ही कम होगा। नाउ सोलर एनर्जी ग्रोथ इन इंडिया, अगर हम सोलर एनर्जी की ग्रोथ की बात करें कि पिछले कुछ सालों में कितना ग्रोथ हुआ है सोलर एनर्जी में, तो कितना ग्रोथ हुआ है भाई, अगर हम ग्रोथ की बात करते हैं तो ये जो है अराउंड मार्च 2014 तक, मार्च 2014 तक 2.6 गीगावाट था, और आज ये 39 गीगावाट है। दैट मीन्स कितना, 14 टाइम्स ग्रो हुआ है। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे लिए 2014 से हमने इस पर ध्यान दिया, और थैंक्स टू दी गवर्नमेंट की उन्होंने इतना इतने लार्ज स्केल में वार टाइम पे वार फुटिंग पे इसमें प्रिपरेशन हो रही है इसको बनाने की। तो अगर हम देखेंगे कि हमारा जो पोटेंशियल, हमने कितना टारगेट हमारा कितना है सोलर एनर्जी का, हमारा जो टारगेट है सोलर एनर्जी का वो है 100 गीगावाट, बट हमने अचीव कितना किया अभी, हाँ हम यहीं पे अभी अभी हम हैं यहाँ पे 39 गीगावाट, तो रास्ता अभी लंबा है, अचीव तो करना पड़ेगा इसको। नाउ टॉप 5 स्टेट फॉर सोलर पावर जनरेशन अक्रॉस इंडिया, कौन कौन से वो है, अब देखोगे राजस्थान एमर्ज एज दी सोलर हब विद 10 गीगावाट कैपेसिटी, तो ये सॉरी, द हिंदू का न्यूज है, राजस्थान एमर्ज एज दी सोलर हब विद दी 10 गीगावाट कैपेसिटी। तो सबसे ऊपर अगर हम कैपेसिटी रैंक की बात करें तो सबसे ऊपर राजस्थान है, और राजस्थान में भी जो कैपेसिटी सबसे ज्यादा है 13.58 गीगावाट यहाँ प्रोडक्शन हो रहा है। और इसमें आप देखोगे भादला जो सोलर पार्क है ये इंडिया का ही नहीं वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पार्क है, और ये यूपीएससी में आया भी था। तो इसी तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी में अक्सर आते हैं और पूछते रहते हैं। सेकंड नंबर पे कर्नाटका है। दूसरे नंबर पे क्या है, पवगाड़ा जो सोलर पार्क है, ये वर्ल्ड का 3rd नंबर का सोलर पार्क है। गुजरात तीसरे नंबर पे आता है, चरंका सोलर पार्क। तमिलनाडु 4th नंबर पे आता है, यहाँ पे कामुती सोलर पावर प्रोजेक्ट्स, एंड तेलंगाना। ओके, these are the states as per their ranking. Now ये आप देख सकते हो सबसे ज्यादा आप देखोगे कहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है, राजस्थान, फिर आप देखोगे कर्नाटका, फिर है गुजरात, है ना। वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जो पार्क है वो कहाँ पे है, तो भादला जो सोलर पार्क है हमने अभी डिस्कस किया था, राजस्थान में ये सबसे ज्यादा, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 2245 मेगावाट की कैपेसिटी। उसके बाद आएगा जो सेकंड नंबर पे चाइना का है जिसकी 1500 मेगावाट कैपेसिटी है, टेनेगर डेजर्ट सोलर पार्क, एंड तीसरे नंबर पर आता है पावगाड़ा, वो भी इंडिया का ही है। वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर पार्क इन भादरा। ओके, तो ये क्वेश्चन आया था, भादरा में वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोलर पार्क। वर्ल्ड फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर एयरपोर्ट, अब इंडिया का एक एयरपोर्ट है कोच्चिन एयरपोर्ट अभी, है ना। अब कोच्चिन एयरपोर्ट को इंडिया का ये फर्स्ट एयरपोर्ट बना है, कोच्चिन एयरपोर्ट केरला का, कोच्चिन एयरपोर्ट ये फर्स्ट एयरपोर्ट बना है केरला का, इन सेटिंग द एग्जांपल फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू कंट्रीब्यूट टू द एनवायरमेंट। तो ये हमारी जो क्लाइमेट क्राइसिस के खिलाफ जो बैटल है उसमें एक स्टेप है नया इंडियन गवर्नमेंट का, कि वो इस तरीके के प्रोजेक्ट लेकर के आ रहे हैं ताकि एक वर्ल्ड को भी एक इससे एग्जांपल मिले कि जो एनर्जी यूज होती है जैसे एयरपोर्ट्स हो गए, बस स्टैंड्स हो गए, हम इनको फुल्ली सोलर पावर कर सके। दिस इंडियन एयरपोर्ट इज द वर्ल्ड फर्स्ट फुल्ली सोलर पावर एयरपोर्ट। नाउ नेशनल सोलर मिशन, सो सोलर मिशन से रिलेटेड जो गवर्नमेंट की स्कीम है नेशनल सोलर मिशन, ये नेशनल सोलर मिशन है क्या,
नेशनल एक्शन प्लान फॉर द क्लाइमेट चेंज ये लॉन्च किया गया था अराउंड 2010 में। ठीक है, 2010 में लॉन्च किया था। इसके अंदर बहुत सारे प्लान थे। उसमें से एक प्लान है नेशनल सोलर मिशन। नेशनल सोलर मिशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? नेशनल सोलर मिशन was launched in 11 January of 2010 and National Solar Mission is a major initiative of the government of India का, with active participation from the states to promote the ecological sustainable growth while addressing the India's energy security। तो दो ऑब्जेक्टिव हुए इसके, दो ऑब्जेक्टिव। एक तो इकोलॉजिकल, जो हमारी इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी की बात, दूसरा हमारी एनर्जी सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। क्योंकि आप जब इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हो, एनर्जी के प्राइसेस लगातार ऊपर नीचे होते रहते हैं। दूसरा, कंट्रीज के जो एंटागोनिज्म है उसके चलते, लाइक जैसे रशिया इंडिया, रशिया और यूक्रेन क्राइसिस, उसके चलते जो एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी प्राइस हाइक हो रहे हैं, उसके चलते एनर्जी सिक्योरिटी हर्ट होती है और इसके चलते इकोनॉमी और अदर एक्टिविटी में बहुत बुरा असर पड़ता है। दैट्स वाई जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इसका ड्यूअल ऑब्जेक्टिव है। नाउ नेशनल सोलर मिशन का हमने भी ऑब्जेक्टिव देखा। द मिशन ऑब्जेक्टिव टू एस्टैब्लिश इंडिया एज ए ग्लोबल लीडर इन दिस सोलर एनर्जी बाय क्रिएटिंग पॉलिसी कंडीशंस फॉर सोलर टेक्नोलॉजी डिफ्यूजन अक्रॉस द कंट्री एज ए क्विक पॉसिबल। नाउ नेशनल सोलर मिशन के टारगेट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेशनल जो सोलर मिशन था, इसका जो टारगेट लिया गया था वो था 100 गीगावाट, और हमने टारगेट का कितना अचीव किया? 39 गीगावाट। दैट मीन्स हमने 40% अचीव हुआ है, और ये अचीव हमें करना था 2022 तक। अभी देखते हैं कि 1 ईयर में कितना होता है, बट अभी 40% क्या है कि अराउंड हम 50% हमारा टारगेट आई होप कंप्लीट हो जाएगा। नाउ इंडिया लाइकली टू मिस ईयर सोलर कैपेसिटी टारगेट, क्योंकि जैसे हमने देखा कि जो टारगेट था वो 100 गीगावाट का था बाय 2022। Now only we were able to achieve around the 40% of the target, and this is why we are going to miss some, our target. So this is the question. Ambitious 2020 solar goals. तो this is how, and around 2016 तक हमने 5.8 गीगावाट का अचीव किया था। 2017 में हमें 17 करना था, बट अभी 2022 में हमारा जो टारगेट था अराउंड 100 गीगावाट का था, बट वी एबल टू अचीव ओनली दिस 40। तो हम 60% हम मिस कर गए हैं एज पर दी वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट की अगर हम रिपोर्ट की बात करें। सोलर एंड इट्स चैलेंजेस इन इंडिया, ऐसा क्या हुआ कि हम 40% ही अचीव कर पाए? कहाँ कमी रही? अगर हम नेशनल सोलर मिशन के टारगेट की हम बात करें, और टारगेट हमारा था 100 गीगावाट, हम 100 गीगावाट अचीव क्यों नहीं कर पाए? हमारे पास चैलेंजेस क्या थे, हमारे पास ऑब्स्टिकल्स क्या थे? अगर सबसे पहली ऑब्स्टिकल्स की हम बात करें, वो है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। एज पर द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी, as per the our national solar institute, they said that कि इंडिया में अभी अगर हम बात करें सोलर पोटेंशियल की, जैसे हमने बात करा 748 गीगावाट क्यूमुलेटिव हमारा पोटेंशियल है, बट वी ओनली एबल टू अचीव अराउंड 39 और 40 गीगावाट। The potential we lacked, it is around 700 gigawatt, still we are behind. So this need a major chunk of our finance, but the problem is this is the government effort only। अभी हम यहाँ पे गवर्नमेंट के भरोसे हैं, बट क्वेश्चन ये है कि हम प्राइवेट सेक्टर को कैसे इन्वॉल्व करेंगे? जब तक टेक्नोलॉजी प्रॉपरली रिलायबल नहीं होगी, जब तक लोगों का विश्वास नहीं होगा, टेक्नोलॉजी अडॉप्टेड नहीं कर पाएंगे। दिस इज हाउ अभी थोड़ा टेक्नोलॉजी महंगी है। तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट एक बड़ा मेजर चैलेंज रहा है। 65 बिलियन इन नेक्स्ट ईयर में हमें 4 ईयर में चाहिए अगर हमें टारगेट को अचीव करना है, और दिस इज मेजर अगर हम देखते हैं इसका कंस्ट्रेंट, क्योंकि अभी गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी और गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी बहुत जगह पे है, अभी फाइट कर रही है गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट के पास कंस्ट्रेंट रहता है। बेसिक कस्टम ड्यूटी इश्यू, ये कस्टम ड्यूटी इश्यूज क्या था? अभी इंडिया अगर की हम बात करें, इंडिया की बात करें 2012 और 13 में इंडिया
में बहुत सारे पार्ट बनते थे, बट उसके बाद चाइना है एमर्ज हुआ, और चाइना ने इसका पावर, इसकी पूरी को कैप्चर कर लिया। ठीक है, फिर बेसिक कस्टम ड्यूटी हमने लगा दी वहां पे, ताकि हम जो इंपोर्ट है फोटोवोल्टिक सेल्स इस तरीके की जो इंपोर्टेंट को हम रोक सके। बट ये केस थोड़ा सा हम हार गए, यहाँ से भी हमारा इश्यू रहा, हाई डिपेंडेंसी ऑन इंपोर्ट ऑफ द सोलर इक्विपमेंट। तो सोलर इक्विपमेंट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है। ठीक है, अभी इंडियंस के जो प्रोजेक्ट्स है वो भी इतने नहीं चल पा रहे हैं। नेसेंस हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री वो नेसेंस है, और इंटरनेशनल जो फैक्टर्स है उनसे बहुत ज्यादा अफेक्टेड होती है, इनकॉम्पिटेंट है विद अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ द एनर्जी। अभी अभी थोड़ा, क्योंकि एनर्जी इतनी डेवलप नहीं हो पाई, थोड़ा कॉस्टली है, और इसलिए पीपल्स एक लार्ज स्केल पे इसको अचीव अडोप्ट नहीं कर पा रहे अभी इसकी। ठीक है, तो दीज वर दी सम इश्यूज। Until 2011, India was one of the largest exporter of the best in class solar modules. बट अभी क्या हुआ है कि सोलर मॉड्यूल, सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स, इनका इतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाता। अगर हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स की बात करें 2011 तक, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे भी इतनी वार फुटिंग नहीं चल रहे थे, तो डोमेस्टिक हमारे जैसे टाटा पावर बहुत ऊपर था। ठीक है, मोसेर बियर था, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल था। ओके, तो दीज वर दी सम मेजर जो इंडस्ट्री पॉइनियर्स थे इंडिया में। बट हाउएवर क्या हुआ कि फैक्टर इंक्लूडिंग जैसे लैक ऑफ द फाइनेंसिंग सपोर्ट, ओके, इनकंसिस्टेंट गवर्नमेंट पॉलिसी, लैक ऑफ द स्केल एंड कंपटीशन फ्रॉम द लो प्राइस चाइनीज इंपोर्ट, ये एक बड़ा फैक्टर रहा है इंडियन की इंडस्ट्री को तबाह करने का। चाइनीज इंपोर्ट्स लेड टू दी अंडरकटिंग ऑफ द इंडियाज डोमेस्टिक मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, और हमारी अब डिपेंडेंसी अराउंड 90% डिपेंडेंसी हमारी चाइना के प्रोडक्ट पे। तो ये बहुत ज्यादा हमें इफेक्ट कर रहा है हमारी इंडस्ट्री को डेवलप करने में। देयर इज a demand supply mismatch in solar manufacturing, is India making the right choice? तो ये हमें देखना पड़ेगा। केस स्टडी है 2010 की। 2010 में अगर हम केस स्टडी को देखें, 2010 में सोपेस सोलर मैन्युफैक्चरिंग, ओके, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट एंड सेफ स्पेशल सेफगार्ड ड्यूटी हमने लगाया। यहाँ पे क्या हुआ कि क्योंकि चाइना से इंपोर्ट आ रहा था, और हम नहीं चाहते कि चाइना से इंपोर्ट आए। ओके, तो हमने क्या किया, डोमेस्टिक कंटेंट रिक्वायरमेंट और स्पेशल सेफगार्ड ड्यूटी लगाई, जिसमें हमने 50-50 स्कीम किया कि हम 50 हमारा डोमेस्टिक रहेगा और 50 को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। बट हुआ क्या कि ये केस जो है चैलेंज कर दिया गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में यूनाइटेड स्टेट्स ने चैलेंज किया, और हमें ये स्टॉप करना पड़ा 2018 में। जब ये स्टॉप करना पड़ा तो हमारे जो डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर थे वो बहुत अफेक्ट हुए, क्योंकि बाहर यूएसए और चाइना में ये टेक्नोलॉजी बहुत चीप टेक्नोलॉजी हो गई है। ओके, तो हम इस तरीके से नहीं कर सकते, तो हमारी इंपोर्ट की वजह से जो इंडियन इंडस्ट्री थी वो बहुत ही अफेक्ट हुई। नाउ ग्लोबल सोलर पीवी मॉडल प्रोडक्शंस की बात करें, चाइना 71%। ऐसा क्यों है चाइना के पास? क्योंकि चाइना का जो कंट्रीब्यूशंस है, अगर हम रेयर एलिमेंट की बात करें, रेयर अर्थ एलिमेंट की, और इसमें उसका बहुत बड़ा रोल है। तो इंडिया ने अभी 71% मार्केट को कैप्चर किया हुआ है। इंडिया का भी 1% ही है, जिसमें साउथ कोरिया 6% है, मलेशिया 6% है, यूएसए 3% है। तो सबसे ज्यादा चाइना, और चाइना पे वर्ल्ड की पूरी डिपेंडेंसी है। ऐसे ही थोड़ी चाइना से डरते हैं लोग वक्त। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ये इंडिया का दूसरा इनिशिएटिव है, ताकि वर्ल्ड लेवल पे एक तरीके से सोलर अलायंस बनाया जाए जिसमें टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। तो इंडियन इनिशिएटिव एट द इंटरनेशनल स्टेज, और पेरिस एग्रीमेंट जब हुआ था कोप 16 ओके, ठीक है, 2016 में, तो ये 2016 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस को, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लॉन्च किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस की साइलेंट फीचर्स की बात करें, तो सब साइलेंट फीचर्स को देख लेते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। तो सबसे पहली साइलेंट फीचर्स क्या है, व्हाट इज इंटरनेशनल सोलर अलायंस? अगर हम इंटरनेशनल सोलर बात करें तो हमने देखा कि ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटर गवर्नमेंटल organization. So it is an intergovernmental organization to produce solar energy among the member country. दूसरा,
व्हाट इज द कंसेप्ट, कंसेप्ट क्या है इसके पीछे? इट इज मीन टू ब्रिंग अबाउट 120 जो कंट्रीज है, ओके, इधर कंप्लीटली और पार्सली। अगर हम बात करें टॉपिक ऑफ कैंसर की, इसमें जो भी कंट्रीज आती है इधर, चाहे वो कंप्लीटली आ रही चाहे वो पार्शियली आ रही, ये 120 कंट्रीज, ताकि ये एक सोलर पावर लीडर बने, ओके। तीसरा क्या है, हाउ मेनी हैव ज्वाइन इन, एज ऑफ नाउ 51 जो नेशंस है उन्होंने ज्वाइन किया है इसको, अलायंस को, वाइल 30 टू हैव रेटिफाइड द फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को। आईएससी का टारगेट क्या है? अगर हम टारगेट की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो टारगेट है अराउंड 1000 गीगावाट का बाय 2030 तक, 2030 तक टारगेट है कि वर्ल्ड लीडर इस एनर्जी को करे, और इसमें 1 ट्रिलियन का डॉलर का खर्चा आएगा, इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। 175 गीगावाट जनरेशन फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी, इंडिया का जो टारगेट है 2022 तक का, वो 175 गीगावाट था रिन्यूएबल एनर्जी से, और इसमें 100 गीगावाट सोलर एनर्जी है, ओके। सोलर एनर्जी पोटेंशियल, अगर हम सोलर एनर्जी पोटेंशियल की बात करें तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से आएगा, और इसमें जो कंट्रीज पार्सली और ऊपर नीचे आएंगी वो इसमें ज्वाइन इसको कर सकती है, बट बाकी कंट्री भी इसको ज्वाइन कर सकती है, ऐसा नहीं है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की पार्टनरशिप की अगर हम बात करते हैं, तो पार्टनरशिप, इंटरनेशनल सोलर अलायंस की पार्टनरशिप क्या क्या है? अगर हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो देजे मल्टीलेटरल जो डेवलपमेंट बैंक है, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, प्राइवेट एंड पब्लिक जो सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस है, सिविल सोसाइटीज है, वो सभी इसमें इन्वॉल्व है एनर्जी को डेवलप करने में। नाउ ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव, वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड, ओके। तो व्हाट इज दिस ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव? अगर हम ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव की बात करते हैं, तो ये ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव है क्या? ये ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव बेसिकली इंडिया और यूके का जॉइंट इनिशिएटिव है, जो कि ग्लासगो क्लाइमेट जो समिट हुआ था, COP26, ठीक है, ग्लासगो क्लाइमेट समिट में आया, बैक बाय मोर देन 80 कंट्रीज ने इसको बैक किया है, ओके। तो वन सन वन वर्ल्ड वन गॉड का ये पूरा कंसेप्ट है, इसने लिया है कि जब एक जगह सूरज छिपता है तो दूसरी जगह उजागर उजागर हो जाता है, तो इसका कंसेप्ट ये है कि वो अगर वर्ल्ड को एज ए वर्ल्ड को एक एक देश माने, एक नेशन माने, एक स्टेट माने, एक विलेज माने, तो न सन नेवर सेट, ओके। तो सन कभी छिपता ही नहीं है, ओके। तो हम इसका कंसेप्ट का यूज किया है यहाँ पे। What is its objective? Its objective is ultimate goal is to reduce the carbon footprint and energy cost. तो अवर पीएम नरेंद्र मोदी जी का विजन है टू एम्ब्रेस द वर्ल्ड, किस कंसेप्ट पे है? वसुधैव कुटुंबकम। तो वसुधैव कुटुंबकम की जो पॉलिसीज है, पूरे वर्ल्ड को हमारा एक वो है, हमें सहायता करनी चाहिए, और किस तरीके से जहाँ पे भी एनर्जी है, पूरे एनर्जी वर्ल्ड एनर्जी ग्रिड को हम किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। One sun, one world, and one grid. The sun never set. And roadmap to achieve the one sun, one world, and one grid vision. तो ये 3 फेज में डेवलप होगा, मिडल ईस्ट, साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया को फेज 1 में। सेकंड फेज में सोलर एंड अदर रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज रिच रीजन होगा, एंड थर्ड फेज में आएगा ग्लोबल इंटरकनेक्शंस। अब हम बात करते हैं विंड एनर्जी की। जब हम विंड एनर्जी की बात करते हैं तो विंड एनर्जी क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द विंड मिल एंड विंड टर्बाइन एंड विंड फार्म्स? देखो, अगर विंड मिल की बात करते हैं तो यूजेस द विंड टू इधर मिल और ग्रेन, ये कन्वेंशनल वे में हम इसको यूज करते हैं बेसिकली। तो हमने देखा क्या है विंड मिल, विंड टर्बाइन एंड विंड फार्म क्या होता है। तो विंड मिल क्या होते हैं? जो कि हम मिल ग्रेन्स या इनटू फ्लोर ड्राई मशीन, तो मशीन्स को डायरेक्टली यूज करते हैं जिस किसी चीज को ड्राइव करने में, वो विंड मिल्स होती थी। जबकि विंड टर्बाइंस क्या होती है? जब हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, और विंड टर्बाइंस को जब हम लार्ज स्केल पे बना लेते हैं एक फार्म में, तो उसको मतलब बोलते हैं विंड फार्म। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ये टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम मील की बात करते हैं,
मिल्स, तो मिल्स क्या होता है, कुछ मशीन से रिलेटेड होगा, मशीन वो यूज कर रहे होंगे किसी को घुमाने में, कुछ करने में। बट जब टरबाइन की बात होती है तो दैट मीन्स दे आर यूजिंग एज एन इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन डिवाइस। नाउ व्हाई विंड टर्बाइन्स हैव थ्री ब्लेड्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्यों हुआ, कि आपने देखा होगा जो विंड होती है उनके तीन ब्लेड्स होते हैं इस तरीके से। ओके, अब ये जो तीन ब्लेड्स होते हैं क्यों होते हैं, वाई ऐसा ऐसा क्यों होता है। देखो ये तीन इसके डिजाइनिंग का कंसेप्ट होता है, डिजाइनिंग टर्बाइन ब्लेड्स। तो इसमें बहुत सारी चीजें ध्यान रखी जाती है। सबसे पहले ध्यान रखी जाती है वेलोसिटी। ओके, फिर एरोडायनामिक्स का इसमें कंसेप्ट लगाया जाता है। ठीक है, इसमें ड्रैग ड्रैग एंड स्पीड का भी इसमें लगाया जाता है। तो जितने ज्यादा टर्बाइंस कम होंगे उतना कम उसका ड्रैग होगा, उसकी इतनी ज्यादा स्पीड होगी। बट जब आप दो एक को रखोगे, अगर मान लिया एक टर्बाइन आपने रखा, एक ब्लेड आपने रखा, तो इसका बैलेंस नहीं बनेगा, और दूसरे का भी बैलेंस नहीं बनेगा। ऑब्वियसली है, जब आप दो को देखते हो, जब आप दो को घुमाओगे ना, तो क्या होगा, वो उसमें बैलेंस उसका नहीं बन पाएगा। और तीन को ही रखा जाता है, जब चार को करेगा तो ड्रैग ज्यादा हो जाएगा, स्पीड उसकी कम हो जाएगी। तो इसलिए तीन जो है यहाँ पे वो बेस्ट है, तीन का ऑप्शन। नाउ विंड फार्म को देखते हैं, विंड फार्म क्या होते हैं। तो हमने देखा कि the collections of these wind turbines in a given location is used collectively for the generation of the electricity like this, ये क्या है, एक विंड फार्म है। नाउ विंड लार्जेस्ट विंड फार्म कहाँ पे है, अगर हम लार्जेस्ट विंड फार्म की बात करें, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है इस बार, मुझे लगता है ऐसा, कि सबसे ज्यादा जो बड़ा है वो है चाइना में, 200 जो है ना, 200 गीगावाट का। क्या है ये, जिक्वान गांसू विंड फार्म। फिर है जैसलमेर में, जैसलमेर में क्या है, जो विंड फार्म है जैसलमेर का, राजस्थान में है ये 1600 मेगावाट का है। अल्ता विंड फार्म यूएसए में है। मुदप मुपंदल विंड जो विंड फार्म है वो तमिलनाडु में है। तो इंडिया का सबसे लार्जेस्ट कौन सा है, जैसलमेर है ना, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो हमें जानना पड़ेगा। फिर देखेंगे व्हाट इज ऑफशोर विंड फार्म। अगर हम ऑफशोर विंड फार्म की बात करें तो क्या होता है ऑफशोर विंड फार्म। तो हमने देखा कि ऑनशोर विंड फार्म और ऑफशोर, तो दे यूटिलाइज द सी विंड टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये सी में होते हैं और वहां पे इसकी यूज करते हैं। द वर्ल्ड बिगेस्ट ऑफशोर विंड फार्म इज नाउ फुल्ली ऑपरेशनल। तो वर्ल्ड का बिगेस्ट ऑफशोर विंड फार्म्स कहाँ है, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट ऑफशोर विंड फार्म क्या है, हॉर्न सी टू। द वर्ल्ड लार्जेस्ट विंड फार्म्स एंटर इनटू फुल ऑपरेशन। तो हॉर्न सी टू इज सिचुएटेड इन द वाटर रफली 89 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट ऑफ यॉर्कशायर इंग्लैंड। तो ये इंग्लैंड जो है नॉर्थ सी में पड़ता है ये। ठीक है, तो नॉर्थ सी का रीजन है उसमें ये पड़ता है। तो आप देखोगे जो डोगर बैंक वाला रीजन है हॉर्न सी, तो ये यहाँ पे आप देखोगे नॉर्थ सी का जो रीजन है उसमें ये पड़ता है। नाउ ऑफशोर विंड एनर्जी पोटेंशियल इन इंडिया, अगर हम ऑफशोर विंड एनर्जी पोटेंशियल की बात करें तो एज पर द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द विंड एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी, उन्होंने क्या बताया, पोटेंशियल कितना है, 302 गीगावाट का। तो कितना पोटेंशियल है इंडिया का, इतना जो 302 जो गीगावाट का पोटेंशियल है बेसिकली, तो ये पोटेंशियल है। ठीक है, बट हमने अचीव कितना किया अभी, अराउंड अराउंड हमने अभी 35 गीगावाट के करीब का ही हम इसमें अचीव कर पाए हैं। तो अभी हम बहुत पीछे है इस पोटेंशियल में। ठीक है, इंडिया टोटल विंड एनर्जी कैपेसिटी, तो इंडियाज कैपेसिटी टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द विंड इज अराउंड 39 गीगावाट ईयर इन मार्च 2021 में ये देखा गया है। ठीक है, नोट नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी, तो 2015 में एक पॉलिसी लेकर के आया गया। इस पॉलिसी को कहा गया है नेशनल ऑफशोर विंड एनर्जी पॉलिसी, स्पेशली प्रोवाइडिंग ए बेसिक फ्रेमवर्क फॉर डबलिंग दी ऑफशोर विंड एनर्जी सेक्टर को हम किस तरीके से डेवलप करें। मिनिस्ट्री ऑफ जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसके जरिए इसको डेवलप किया गया है, नोडल मिनिस्ट्री है वो इसकी ऑफशोर विंड की। और गवर्नमेंट हैज आल्सो अनाउंस इंस्टॉलिंग 5 गीगावाट ऑफशोर इन इंस्टॉलेशन बाय 2020 तक का ये टारगेट था, और 30 गीगावाट बाय 2030 का ये टारगेट हमने बनाया हुआ है। नाउ इंडिया लार्जेस्ट ऑफशोर विंड फार्म, तो इंडिया की लार्जेस्ट ऑफशोर विंड फार्म क्या है, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। अब हम देखेंगे ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल क्या है। जब हम ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल की बात करते हो, ये क्या होगा, एक ऑर्गेनाइजेशन से लग रही है ना, ग्लोबल विंड एनर्जी
काउंसिल, तो ये क्या है काउंसिल? ग्लोबल विंड एनर्जी इज ए मेंबर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है दैट रिप्रेजेंट द एंटायर विंड एनर्जी सेक्टर। तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है? एंटायर। तो मेंबर ऑफ द जो GWC प्रेजेंट ओवर, इसमें क्या है कंपनीज भी अराउंड 1500 इसमें कंपनीज हैं। तो इसमें इसकी जो मेंबरशिप है वो कंपनीज है, ऑर्गेनाइजेशन है ना, इंस्टीट्यूशंस हैं, एंड मोर देन 80 कंट्रीज ऑल्सो इट्स पार्टनर्स। तो ये ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल की हम बात कर रहे हैं। नाउ ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस, ये क्या है? ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर हम इनकी अलायंस बात करें तो 9 न्यू कंट्रीज ना साइन अप ए ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस एट COP27। अभी COP27 की हुई थी, श्रम अल शेख में हुई थी ना इजिप्ट में, श्रम अल शेख इजिप्ट में हुई थी, इंक्लूडिंग बेल्जियम, कोलंबिया, जर्मनी, आयरलैंड, नीदरलैंड, नॉर्वे एंड यूके एंड यूएस ने, ये 9 कंट्रीज है, 9 कंट्रीज ने ग्लोबल ऑफशोर विंड अलायंस बनाया। तो द अलायंस का ऑब्जेक्टिव क्या है? द अलायंस हैज बीन इनिशिएटेड बाय द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी डेनमार्क एंड ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल का ये प्रोजेक्ट है, तो इम्पोर्टेंट है। ओके, नाउ विंड एनर्जी प्रोडक्शन लीडर, सबसे ऊपर चाइना है 342 गीगावाट का, फिर यूएसए, जर्मनी एंड इंडिया। इंडिया इज दी कौन से पोजीशन पे है? 4 पोजीशन पे, 422 गीगावाट के साथ। इंडिया क्यूमुलेटिव इंस्टॉल्ड टोटल विंड एनर्जी कैपेसिटी 2015 से 2021 तक का ये टारगेट है। नाउ जियोथर्मल एनर्जी, तो जियोथर्मल एनर्जी को देखते हैं। तो व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी? जियोथर्मल बेसिकली क्या है? टेक्नोलॉजिकली एक्सट्रैक्ट द हीट फाउंड विद इन दी जो सब सरफेस ऑफ द अर्थ की, वहां से हीट लेते हैं और उस हीट की वजह से हम उसको हीटिंग और कूलिंग में यूज करते हैं और कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो व्हाट इज द टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ जियोथर्मल इन दी वर्ल्ड? अगर हम टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी की बात करें अराउंड 13.5 गीगावाट है, ज्यादा कैपेसिटी नहीं। सबसे ऊपर यूएस है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया है। इंडिया में अभी ऐसा कोई कमर्शियल प्रोडक्शन नहीं हुआ है, बट इंडिया लगातार इस लेवल पे काम कर रहा है। Geothermal power plants have low emission level, but they may release some amount of the sulfur dioxide and carbon dioxide. जियोथर्मल एनर्जी इन इंडिया की हम बात करें तो इंडिया स्टिल इन नेशन स्टेज में है। अभी हम प्रैक्टिकल पर्पज पे ही रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट हमारे यहाँ पे यूज हो रहे हैं। तो जियोथर्मल पोटेंशियल हमारा, अगर जियोथर्मल के हिसाब से देखें, इंस्टीट्यूट के हिसाब से देखें, जो उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, 300 जियोथर्मल हॉट स्प्रिंग है इंडिया में, और जो कि मेजर पोटेंशियल साइट भी है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट साइट है जिसका सबसे ज्यादा पोटेंशियल है वो पूगा, जो कि लद्दाख में पड़ती है। ठीक है, मणिकरण है, पूगा है, मणिकरण है, सोना है इधर यहाँ पे। आप देखोगे मेनली, जब आप देखोगे जैसे सूरजकुंड है, तत्ता पानी है ना, सोनाटा है। ठीक है, दीज आर दी सम मेजर साइट ऑफ द जियोथर्मल इन इंडिया में। नाउ द टाइम्स ऑफ इंडिया, लद्दाख टू गेट इंडिया फर्स्ट जियोथर्मल पावर प्लांट, जो टुपुगा वाला रीजन है वो ही सबसे पहला जियोथर्मल अभी पावर लेने वाला है। बायोमास एनर्जी की, तो व्हाट इज बायोमास एनर्जी? बायोमास इज रिन्यूएबल ऑर्गेनिक मटेरियल दैट कम फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो बायोमास सोर्स ऑफ एनर्जी इंक्लूड क्या क्या कर सकते हैं? जैसे वुड है ना, वुड एंड वुड प्रोसेसिंग वेस्ट है, एग्रीकल्चर क्रॉप्स वेस्ट मटेरियल्स है, बायोजेनिक मटेरियल्स है, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट है। तो दीज आर इंक्लूड इन दी बायोमास सोर्स। तो कन्वर्टिंग बायोमास टू एनर्जी, लाइक जैसे डायरेक्ट कंबशन हम कर सकते हैं, थर्मोकेमिकल कन्वर्जन कर सकते हैं टू प्रोड्यूस सॉलिड गैसेस एंड लिक्विड फ्यूल्स को, केमिकल कन्वर्जन टू प्रोड्यूस लिक्विड फ्यूल, एंड बायोलॉजिकल कन्वर्जन टू प्रोड्यूस लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल। अब देखेंगे थर्मोकेमिकल कन्वर्जन, जैसे पायरोलाइसिस, हाइड्रो हीटिंग है ना, गैसिफिकेशन। तो दीज आर दी सम थर्मो केमिकल कन्वर्जन। तो पायरोलाइसिस में क्या देखेंगे हम? पायरोलाइसिस क्या होता है? पायरोलाइसिस होता है इन अब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, है ना। तो जब भी हम पायरोलाइसिस की बात करते हैं तो क्या होता है? इन अब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन हम काम करते हैं, तो कंप्लीट कंबशन यहाँ पे नहीं होगा। ऑल दीज कंपोनेंट्स कैन बी यूज फॉर द एनर्जी के पर्पज से हम इसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो पायरोलाइसिस, अगर हम रिएक्टर की बात करें तो दीज आर द पायरोलाइसिस रिएक्टर्स होता है। तो बायोमास का फीड किया जाता है, और बायोमास का फीड करने के बाद इसमें सेपरेशन होगा, जो सॉलिड मटेरियल्स होगा वो यहाँ पे रिलीज हो जाएगा। ये जो सॉलिड मटेरियल्स है ये हमारा बायोचर्बी बोलते हैं, चार बोलते हैं, ये बायोचर्बी होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कार्बन सोर्स होता है। सोयल, इसको सोयल की जो कंडीशनिंग होती है उसमें यूज कर सकते हैं, तो इसका एग्रीकल्चर पोटेंशियल बहुत ज्यादा है।
ये हमारा बायो ऑयल होता है जिसको हम हीटिंग पर्पज से हम इसको यूज कर सकते हैं रिफाइनिंग कर करके। और यहाँ पे आती है अनकंडेंस गैस आती है जिसको हम ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होती है जिसको हम सिन गैस बोलते हैं। तो पायरोलिसिस ऑयल्स क्या होता है, समटाइम कॉल्ड दी बायो ऑयल, और इसको बायो क्रूड ऑयल भी बोलते हैं। इज अ टाइप ऑफ तार होता है एक तरीके का ये, ठीक है। इस तरीके का होता है पायरोलिसिस ऑयल ना। सिन गैस क्या होती है, सिन गैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू फ्यूल सच एज सिंथेटिक नेचुरल गैस है, इट कैन आल्सो बी कन्वर्टेड इनटू मीथेन एंड एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ थ्रू द नेचुरल गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोचर क्या होता है, इट इज टिपिकली चारकोल टाइप होता है, और बायोचर इज ए कार्बन रिच सॉलिड दैट इज पर्टिकुलरली यूज इन एग्रीकल्चर। तो बायोचार्स के अगर हम अदर यूजेस देखें जैसे केमिकल कैटालिसिस, एडजोर्बेंट, वाटर ट्रीटमेंट में इसका यूज कर सकते हैं। अदर यूज क्या होता है जैसे बायोमेडिकल वेस्ट, फार्मास्यूटिकल, गैस स्टोरेज में हम इसका यूज कर सकते हैं। फ्यूल में यूज कर सकते हैं गैसिफिकेशन को, फायरिंग, कंबशन में। एग्रोनॉमी में वाटर रिटेंशन, प्लांट न्यूट्रिएंट्स, सॉइल कंडीशनिंग में। कार्बन क्रेडिट है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन में, स्टेबल कार्बन सोर्स में हम इसको यूज कर सकते हैं। बहुत सारे इसके यूजेस हैं। गैसिफिकेशन, गैसिफिकेशन क्या होता है, प्रोसेस होता है कन्वर्ट ऑर्गेनिक और जो फ्यूल, फोसिल फ्यूल बेस्ड जो कार्बोनेशियस जो मटेरियल्स होते हैं, हाई टेम्परेचर यहाँ पे रिक्वायरमेंट होता है, विदाउट कंबशन विद कंट्रोल अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन एंड स्टीम इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और स्लैग यहाँ पे इसका निकलता है। Anaerobic decomposition क्या होता है, anaerobic decomposition is the process where microorganism usually the bacteria break down the material in the absence of the oxygen। तो anaerobic जो decomposition है important process of landfills where biomass is crushed and compressed and creating an anaerobic oxygen poor environment। तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन पुअर एनवायरमेंट होता है, तो इसमें मीथेन कैन रिप्लेस द फॉसिल फ्यूल जो कि मेजर गैस होती है इसमें। What is black liquor? So when wood is processed into paper, it produces a high energy toxic substance called the black liquor। तो ब्लैक liquor के यूज क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द फ्यूचर ऑफ यूजिंग ब्लैक liquor एज ए फ्यूल इज promoting promising and it is seen as a fifth most important fuel on the earth। तो ये देखो Bl2F प्रोसेस, पल्प जो मिल्स होते हैं वहाँ पे ब्लैक liquor निकलता है। तो इस ब्लैक जो है इसको हम ऑयल रिफाइनरी में यूज करके फिर इसको फ्यूल जेट मरीन इंजन में इसको यूज कर सकते हैं। बायोफ्यूल्स, what is biofuels? Any fuel that is derived from biomass, that is plant or algae or material or any animal waste जो हम भी करते हैं उसको हम बायो। तो टाइप्स ऑफ द बायोफ्यूल्स, बायोफ्यूल्स के बहुत टाइप्स होते हैं जैसे बायोडीजल्स, बायो एथेनॉल्स एंड बायो ऑयल। तो बायोडीजल डीजल सब्स्टिट्यूएंट होता है, बायोएथेनॉल गैसोलीन सब्स्टिट्यूएंट होता है, और बायो ऑयल केरोसिन सब्स्टिट्यूएंट एंड फ्यूल ऑयल। कैटेगरीज ऑफ द बायोफ्यूल लाइक जैसे फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन होता है। फर्स्ट जनरेशन क्या होता है, फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम द जो कंज्यूमेबल जो फूड आइटम्स होते हैं लाइक जैसे शुगर, स्टार्च है, ठीक है, यानी वेजिटेबल्स ऑयल्स है। सेकंड जनरेशन जैसे फीड स्टॉक क्या होगा यहाँ पे, जो खाने के लायक होता है उसको होता है। जबकि सेकंड जनरेशन जैसे also called olive green भी बोलते हैं, सेलुलोजिक एथेनॉल फ्यूल भी इनको हम बोलते हैं। दीज आर मेनली ऑब्टेनेबल फ्रॉम द नॉन फूड जो फीड स्टॉक होते हैं वहां से ये अचीव किए जाते हैं। थर्ड जनरेशन जो होते हैं ये एल्गी बेस्ड फ्यूल होते हैं, ठीक है, तो थर्ड जनरेशन फ्यूल होते हैं। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट, सनलाइट्स होते हैं, एल्गी हम ग्रो करते हैं, एल्गी ऑयल एक्सट्रैक्टेड होता है, ऑयल कन्वर्टेड इनटू बायोडीजल्स एंड एल्गी बायोडीजल एल्गी इनटू द मार्केट्स। फोर्थ जनरेशन जो बायोफ्यूल होते हैं ये बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड एल्गी होता है टू एनहांस द बायोफ्यूल प्रोडक्शंस। तो ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। बायो एथेनॉल क्या होते हैं, सुगर कंटेनिंग मटेरियल लाइक जैसे शुगर केन है, शुगर बीट है, स्वीट सोरगुम है, ईटीसी। स्टार्च कंटेनिंग मटेरियल्स लाइक जैसे कॉर्न है, कसावा है, रोटन पोटैटोज है, एल्गी है, ईटीसी। सेलुलोजिक मटेरियल सच एज बैगेज है, वुड वेस्ट, एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री रेसिड्यू, अदर रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक इंडस्ट्रियल, वहां से हम इसको अचीव कर सकते हैं। बायोडीजल, methyl or ethyl ester of fatty acid produced from the like जैसे non edible vegetable oils, acid oil, है ना, used cooking oils, animal fats and bio oils। what is advanced biofuel? तो प्रोड्यूस फ्रॉम दी लिंगोसेलुलोजिक जो फीड स्टॉक्स होते हैं एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री रेसिड्यूज है, वहां से ये जो फ्यूल्स है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। नॉन फूड क्रॉप्स लाइक जैसे ग्रासेस, एल्गी, इंडस्ट्रियल वेस्ट रेसिड्यू स्ट्रीम्स में होता है, हैविंग लो कार्बन जो डाइऑक्साइड एमिशंस है वो इसमें बहुत ही कम होता है। तो दीज आर कॉल्ड दी एडवांस बायोफ्यूल्स।
तो what include advanced biofuel like जैसे second generation ethanol है, drop in fuels, algae based 3 generations है, bio CNG, biomethanol है ना, biohydrogens, these are the okay. These are the drop-in fuels. So any liquid fuel produced from the biomass, agri residue, municipal solutes and plastic waste, इसको हम bio drop-in fuels बोलते हैं. Can drop-in fuels be utilized in existing petroleum engine? It meets the Indian standards of the MS, HSD and jet fuels in pure or blended form. What is bio-CNG? Purified form of biogas whose composition energy potential is similar to that of fossil-based natural gas and it produced from the agricultural residue and animal dungs. And so this is how we have covered the our topic like जिसमें हम बायोमास बायोफ्यूल्स को हमने कवर किया. आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल. थैंक यू गाइस.